नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। भारत के सेना प्रमुख व जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये कहना है कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति स्थिर है किंतु सामान्य नहीं का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि कूटनीति के मोर्चे पर दोनों देश एक दूसरे को बातचीत में उलझाए हुए हैं, जबकि सशस्त्र सेना बल जो उस क्षेत्र में तैनात हैं वे घात लगाए अवसर की तलाश में हैं। जब सैन्य प्रतिष्ठान और सरकार शांति के लिए अपनी शर्तों पर समझौते की रणनीति बनाने में लगी है तो ये कहना कि लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थिति स्थिर है किंतु सामान्य नहीं बिल्कुल सही है। दुनिया में जिस देश का पड़ोसी विस्तारवादी होता है वो खुराफात से बाज नहीं आता। भारत के लिए चीन हमेशा विश्वासघाती शत्रु रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को छोड़कर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसने चीन के साथ संबंध बनाने की कोशिश नहीं की। इंदिरा जी के साथ ही 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अल्पकाल तक सत्ता में रहने के कारण कोई प्रयास नहीं किया। वह थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर। विश्वासघात से आहत पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी और इंदिरा जी ने तो चीन से सारे राजनयिक संबंध ही समाप्त कर दिए थे। कारण कि इन दोनों नेताओं को पता था कि चीन की सबसे बड़ी ताकत ही उसका धूर्तता है। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में रहे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले नेता थे जिन्होंने 1962 के बाद चीन की यात्रा की थी। कुछ दिन बाद दोनों देशों ने बंद पड़े अपने अपने राजदूतावासों के ताले भी खोले, किंतु 2-2.5 साल तक ना तो कोई विशेष संबंध स्थापित हुए और न ही किसी तरह का आर्थिक सहयोग हुआ। 1980 में सत्ता में लौटने के बाद भी इंदिरा जी ने अमेरिका की यात्रा तो की किंतु चीन के लोगों से कोई संबंध बनाने की इच्छा जाहिर नहीं की। लेकिन राजीव गांधी की सरकार बनते ही चीन ने एहसास किया कि भारत उसके लिए विशाल बाजार का अवसर है। तत्कालीन राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को बीजिंग आमंत्रित किया। भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच आर्थिक कूटनीति के साथ सीमा पर तैनात सैन्य कर्मियों के लिए भी कुछ संयमों को निर्धारित किया। उसी समय दोनों देशों ने समझौता किया था कि फ्रंट लाइन यानी आमने सामने के सैनिक हाथ में कोई भी हथियार नहीं लेंगे। विवाद बढ़ने पर बातचीत करके ही मसले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। राजीव गांधी सरकार भी चीन पर भरोसा नहीं करती थी किंतु वे शत्रुता को कम करने में भलाई समझते थे। उसी समझौते को वाजपेयी सरकार तक निभाया गया किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजीव सरकार समय के लिए किए गए समझौते में कुछ शर्तों को बदल दिया। अब सरकार ने निश्चित रणनीति बना दी कि यदि चीनी सेना नो मैंस लैंड का सम्मान नहीं करती तो भारत की उस क्षेत्र में तैनात टुकड़ी भी उतनी ही दूरी तक आगे नो मैंस लैंड में बढ़कर मोर्चा संभालेगी। दूसरा, यदि चीनी सेना किसी संवेदनशील भारतीय सीमा के निकट तैनाती के दौरान ढांचा निर्मित करती है तो भारतीय सेना उसको निशाने पर लेने के लिए सुविधानुसार ऊंचाइयों पर कब्जा कर ले। तीसरी रणनीति यह अपनाई है कि यदि सीमा पर नो मैंस लैंड की भावना को ठुकरा कर चीनी सेना उलझने पर उतारू हो जाए तो भारतीय सैन्य टुकड़ी भी अपनी सुरक्षा के लिए तत्क्षण शस्त्रों के इस्तेमाल का फैसला ले सकती है। ये फैसला गलवान की घटना के बाद लिया गया क्योंकि उस वक्त देश में 20 जवानों के शहीद होने पर जबरदस्त आक्रोश था। सरकार ने शहीद हुए जवानों के प्रति जनभावना के सामने झुकते हुए आत्मरक्षा के लिए फैसले लेने का जो अधिकार अपने सैनिकों को दे दिया है, इससे स्थिति में तनावपूर्ण माहौल बना है। गलवान के बाद चीन की सेना को भी तनाव से डर तो लगा है किंतु झांसा देने में माहिर चीनी मानते हैं कि यदि ये तीनों बदलाव भारत ने लागू कर दिया है तो रोज रोज का रगड़ा झगड़े में बदल सकता है। यदि झगड़े की स्थिति गंभीर हुई तो दोनों देशों को नुकसान होना तय है किंतु नुकसान के डर से अब भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है और यही चीन की सबसे बड़ी मुसीबत है। पहले चीन नो मैंस लैंड में घुसकर भारत की सीमा तक आ जाता था और बैठक के बाद 2-3 महीने में वापस चला जाता था, किंतु अब भारत को जैसे को तैसा का संदेश देने के लिए अपने सैनिकों को भी चीन की अग्रिम चौकी तक तैनात कर देता है। चीन इसलिए भड़का हुआ है और अपने देश के उन व्यवसायियों को भी यही समझा रहा है कि भारत ही सीमा पर शांति नहीं रहना चाहता, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शिकायत कर रहे हैं कि उन्हीं की जगह से भारत के साथ व्यापार करना मुश्किल हो गया है। चीन पर व्यवसायियों के दबाव का भी प्रभाव है कि चीन हमेशा भारत से वार्ता के लिए उत्सुक रहता है। बहरहाल जनरल उपेंद्र द्विवेदी का आकलन बिल्कुल सही है कि चीन के साथ हमारे संबंध अत्यंत संवेदनशील हैं किंतु पहले जैसा भारतीय सेना पर चीन का कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो दूर, हमारी सेना जवाब देने के लिए तत्पर दिखती है। इसी बदलाव ने चीन को असहज कर रखा है। ये संयोग की ही बात है कि अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर मंगलवार को ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को आगाह करते हुए चेतावनी दी है कि देश के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें।